स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमर्स भारती में। मैं विकास भारती आज स्टार्ट करने जा रहा हूं पार्टनरशिप अकाउंट्स के खत्म होने के बाद कंपनीज अकाउंट, जो आपकी +2 अकाउंटेंसी की सेकंड बुक है। और आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है इशू ऑफ शेयर्स। स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे इशू ऑफ शेयर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा डेफिनेशन को लेके। शेयर्स जनरली कौन इशू करता है? स्टूडेंट्स, शेयर्स इशू करती है कंपनी, रिलायंस, टाटा, बिरला या कोई भी आपकी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जब उन्हें मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ओपन मार्केट में पब्लिक को इनवाइट करती हैं। किसके लिए? मनी कोलैक्ट करने के लिए। पब्लिक उनकी कंपनी में इंटरेस्ट लेती है। किसके लिए? अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पब्लिक का मेन मोटिव क्या होता है? इनकम जनरेट करना थ्रू इन्वेस्टमेंट। और कंपनी का मेन मोटिव क्या होता है? पब्लिक से पैसे कोलैक्ट करके उस पर वर्क इन प्रोग्रेस कर इनकम जनरेट करके अपनी वर्किंग कंसर्न को कंप्लीट करना। इस तरह दोनों पब्लिक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेगी? कंपनी में इन्वेस्ट करेगी और कंपनी अपनी बेसिक जो आपकी प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट करने के लिए उसमें इंटरेस्ट लेती है। कंपनी ने क्या किया? पब्लिक को इनवाइट किया प्रोस्पेक्टस के थ्रू। प्रोस्पेक्टस के थ्रू जो आपकी जनरल पब्लिक होती है वो कंपनी में इंटरेस्ट लेगी और अपनी इच्छा जागृत करेगी। कंपनी के पास पैसे आ गए और इस प्रोसेस को अब हम पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग। देखिए सबसे पहले डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। एक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। बेटा आर्टिफिशियल का मतलब होता है जो आपकी सेल्फ जनरेटेड नहीं होती, उसके पीछे या तो किसी ह्यूमन बीइंग का या किसी एक्ट और लॉ का हाथ होता है। कंपनी को स्टार्ट किया जाता है लॉ के थ्रू। किसके थ्रू? लॉ के थ्रू। और वो लॉ जो आप यहां पर यूज करने वाले हो वो है कंपनीज एक्ट 2013। इट मीन्स कंपनी को जब आप स्टार्टअप करोगे उसके लिए जो एक्ट बनाया गया है उसका नाम है कंपनीज एक्ट 2013। उसकी जो बेसिक टर्म एंड कंडीशंस हैं उनको फॉलो करते हुए आप एक कंपनी को क्रिएट करते हो। कंपनी हमेशा एक ह्यूमन बीइंग के सहारे चलती है। कंपनी का खुद का सोचने समझने की क्षमता नहीं होती, कंपनी में खुद से बिजनेस को रन करने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए आपको ह्यूमन बीइंग, जिसको आप जनरली क्या बोलते हो, बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका सहारा लेते हैं। हैविंग सेपरेट लीगल एंटिटी, या आपने पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सुना, सोल ट्रेड में भी सुना और अकाउंटेंसी में आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा। आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रिंसिपल है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वही चीज आपकी कंपनी पर भी लागू होती है। इट मींस आपके अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को सेपरेट और उसके मेंबर्स को सेपरेट रखा गया है। कंपनी अपने खुद के नाम पर अकाउंट्स मेंटेन करती है, अपने खुद के नाम पर बैंक अकाउंट ओपन करती है, अपने खुद के नाम पर प्रॉपर्टीज एक्वायर करती है और अपने खुद के नाम पर ही किसी पर्सन के साथ डील करती है। इट मींस सभी जगह कंपनी को प्रायोरिटी दी गई है, ना कि उसके मेंबर्स को। विद ए परपेचुअल सक्सेशंस, इसका मतलब कितने ही मेंबर्स आए या कितने ही मेंबर्स जाएं उसका कंपनी के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। किसी मेंबर्स की इंसॉल्वेंसी, उसकी डेथ, उसकी रिटायरमेंट, उसका एडमिशन, कंपनी के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। विद ए कॉमन सील, इसकी कंपनी की क्या होती है? आपके एक कॉमन सील, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में स्टैंप बोलते हो। जैसे आपके स्कूल्स की, आपके कॉलेजेस की, आपकी यूनिवर्सिटीज की स्टैंप होती है। विदाउट स्टैंप के कोई भी डॉक्यूमेंट वैलिड नहीं होता, व्हाटएवर आप कितने ही बड़े ऑफिसर्स के उसके ऊपर सिग्नेचर क्यों ना करवा लें। सेम एज इट इज प्रोसीजर कंपनी के केस में होता है। कंपनी की अपनी कॉमन सील, जिसको आप क्या नाम देते हो? स्टैंप का स्टैंप होती है। स्टैंप कंपनी क्यों यूज करती है? क्योंकि ये एक नेचुरल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। नेचुरल पर्सन सिग्नेचर कर सकता है, बट कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो सिग्नेचरी प्रोसेस को पूरा नहीं कर सकती, तो एज ए सिग्नेचरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो स्टैंप का यूज करती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो आपकी डेफिनेशन थी कंपनी की। अब थोड़ा और जानते हैं कंपनी को लेके। कंपनी को क्यों क्रिएट किया जाने लग रहा है? सोल ट्रेड में आपने पढ़ा एक सिंगल पर्सन था, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। पार्टनरशिप में आपने पढ़ा 2 और मोर पर्सन थे, बट वहां पर भी आपने मैक्सिमम लिमिट रख दी थी। वो मैक्सिमम लिमिट रखने वाली कौन थी? कंपनीज। कंपनीज एक्ट 2013 रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के ऊपर मैक्सिमम पार्टनर्स को लेके, क्योंकि अगर वो रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगी तो कभी भी आपकी नई कंपनी क्रिएट हो ही नहीं पाएगी। तो आपने पार्टनरशिप में भी पढ़ा पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। अब सोल ट्रेड,
पार्टनरशिप, उनका एरिया क्या रह जाता है आपका, उनका एरिया स्मॉल होता है। अगर आपको वाइड कवरेज करना है, बड़े स्केल पे आपको बिजनेस को प्रमोट करना है, बड़े स्केल पे आपको प्रोडक्शन करना है, बड़े स्केल पर इनकम जनरेट करनी है, तो उसके लिए किसकी रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है, हमें कंपनीज की रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। यहां पर आपके पार्टनर्स को रिप्लेस कर देते हैं मेंबर्स। कंपनी में क्या पाए जाते हैं, मेंबर्स, जिनको आप क्या बोलते हो, शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहने को आउटसाइडर हैं बट कंपनी में इंटरेस्ट लेते हैं। तो मेंबर्स के थ्रू क्या किया जाता है, कंपनी में इंटरेस्ट लिया जाता है। तो कंपनी क्या है, बेसिकली आर्टिफिशियल पर्सन है, बट कंपनी को क्रिएट करने के पीछे मेन मोटिव होता है मैक्सिमम बड़े ह्यूज लेवल पर बिजनेस को प्रमोट करवाने का। अब हम इसके बाद पढ़ते हैं कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स वन बाय वन। फर्स्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आपको पहले भी बताया, आपके अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल का एक पार्ट है, सेपरेट एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत आपके कंपनी और कंपनी के शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को अलग अलग रखा गया है। कंपनी अपने खुद के नाम पर एसेट्स को एक्वायर करने वाली है, कंपनी अपने खुद के नाम पर अपने बैंक अकाउंट खोलने वाली है, और कंपनी अपने खुद के नाम पर ही पूरे के पूरी अंडरटेकिंग को चलाने वाली है। इट मींस कल की डेट में अगर कोई भी आउटसाइडर कोई केस करता है तो वो केस कंपनी के अगेंस्ट होगा रादर देन इट्स मेंबर्स। इसके मेंबर्स के अगेंस्ट कोई भी केस नहीं किया जा सकता ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। फिर मुझे बोलता है लिमिटेड लायबिलिटी। सर हमने डीमेरिट्स पढ़ी आपकी पार्टनरशिप की और सोल ट्रेड की। उनकी सबसे बड़ी डिमेरिट थी कि वहां पर आपके जो पार्टनर्स होते थे या सोल ट्रेड में एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन होता था, उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। अनलिमिटेड मींस कल की डेट में, फ्यूचर में अगर बिजनेस को लॉस होता है तो आपके पार्टनर्स के भी और आपके इंडिविजुअल बिजनेसमैन के पर्सनल घर की प्रॉपर्टी को बेचकर भी उनकी लायबिलिटी की पेमेंट करवाई जाएगी। बट कंपनी के केस में ऐसा नहीं होता। कंपनी के केस में जो उसके मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी उनके थ्रू खरीदे गए शेयर्स तक ही लिमिटेड होती है। इट मींस अगर किसी शेयर होल्डर ने कंपनी के 10,000 शेयर खरीदे हैं और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो उसके थ्रू मैक्सिमम सिर्फ 1 लाख तक की लायबिलिटी ही चुकाई जाएगी, व्हाटएवर कंपनी को करोड़ों या अरबों का नुकसान क्यों ना हो रहा हो। नेक्स्ट होता है कॉमन सील। अभी बताया आपको, कॉमन सील मींस स्टैंप। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो सिग्नेचर तो कर नहीं पाएगी, तो सिग्नेचरी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कंपनी स्टैंप का सहारा लेती है, जिसे आप कॉमन सील बोलते हो। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। एक जनरली यहां पर जो बात की जाने लग रही है स्टूडेंट, वो बात की जाने लग रही है पब्लिक कंपनी को लेकर। पब्लिक कंपनी के अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं और कल की डेट में उनके शेयर्स फ्लक्चुएट होने लग रहे हैं, उनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाती है और आप इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो एक शेयर होल्डर इजीली अपने शेयर को किसी अनदर शेयर होल्डर को बेच सकता है। इसको बोलते हैं ट्रांसफर करना। फिर हम बात करते हैं परपेचुअल असिस्टेंस। इसका मतलब स्थायी अस्तित्व। कंपनी का जो लाइफ टाइम होता है उसके रिगार्डिंग कुछ भी मेंशन नहीं होता। कंपनी का जीवन स्थायी होता है। इट मींस कितने ही मेंबर्स आए या जाएं, उनकी डेथ होना, उनकी इंसॉल्वेंसी, कंपनी के ऊपर इसका कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता। कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। फिर बोलता है मुझे लास्ट में सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैंने आपको बोला ओनरशिप मींस इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी के ओनर्स होते हैं। सेपरेशन यहां पर क्या बोलता है, सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। मैनेजमेंट को ओनरशिप से अलग रखा गया है, उसका रीजन सुनिए। कंपनी में लॉट ऑफ मेंबर्स होते हैं, वो मेंबर्स मींस शेयर होल्डर्स, वो 1 लाख भी हो सकते हैं, 5 लाख भी हो सकता है, 10 लाख भी। तो इतने सारे मेंबर्स को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इनवाइट करना और उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में बिठाना पॉसिबल नहीं हो सकता। इसलिए कंपनी मैनेजमेंट को अलग और ओनरशिप को अलग करती है। ओनरशिप का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर जो कंपनी का मालिकाना हक रखते हैं, और मैनेजमेंट का मतलब जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और मैनेजरियल कमेटी का मेन हिस्सा होते हैं। ये स्टूडेंट हमारी थी कंपनीज अकाउंट्स के रिगार्डिंग कंपनीज की कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स। अब मैं बात करूंगा काइंड्स ऑफ कंपनी को लेकर। काइंड्स ऑफ कंपनी में जो फर्स्ट पार्ट है मेरा, अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी का मतलब क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी इट मींस यहां पर आपके मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड, जस्ट लाइक पार्टनरशिप। इट मींस कल की डेट में अगर कंपनीज को कोई भी लॉस होता है तो उसके मेंबर्स उनके थ्रू खरीदे गए शेयर से एक्स्ट्रा पे करने के लिए क्या होंगे, लायबल होंगे। वो ये नहीं कह सकते कि हमने कंपनी के 2 लाख शेयर खरीदे थे, एक शेयर की वैल्यू 10 है तो हमारी लायबिलिटी 20 लाख तक की बनेगी। क्योंकि आपने अनलिमिटेड कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपकी लायबिलिटी भी क्या रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी।
फ्यूचर में अगर कंपनी डूबती है तो उसके मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल आउट करवा के भी कंपनी की लायबिलिटी की पेमेंट की जाएगी। स्टूडेंट्स आपको बता दूं, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी इंडिया में नहीं पाई जाती, ये फॉरेन का हिस्सा है। इंडिया में अनलिमिटेड कंपनी का कोई भी अस्तित्व नहीं है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में कि कल कंपनी क्या होने जा रही है, वाइंड अप होने जा रही है। जिस टाइम पीरियड में एक कंपनी वाइंड अप होने जाती है, उसी दौरान किसी शेयर होल्डर से कंपनी क्या करती है, अपनी अमाउंट मंगवाती है, उससे पहले नहीं मंगवाती। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। फिर बोला मैंने शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कि इस केस में जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी उनके थ्रू खरीदे गए शेयर्स तक ही सीमित होती है। अगर कल कंपनी डूब जाती है या उसे एक्सेस नुकसान हो जाता है तो शेयर होल्डर के शेयर से किसी टाइप की भी कोई भरपाई नहीं की जाएगी। वो सिर्फ उतनी अमाउंट पे करेगा जितने तक के उसने शेयर्स कंपनी से खरीदे थे। एग्जांपल मैंने आपको दिया था, एक शेयर होल्डर ने 10,000 शेयर खरीदे, एक की फेस वैल्यू 10 रुपए है, तो टोटल कितना पे करेगा वो, 1 लाख। दैट्स इट। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के। इसके 3 टाइप्स में हमने इसे डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसे जब मनी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने रिलेटिव्स के थ्रू, बैंक लोन के थ्रू या अनदर किसी सोर्स के थ्रू मनी कलेक्ट करती है। प्राइवेट कंपनी को कभी भी मनी इकट्ठा करने के लिए पब्लिक को इनवाइट करने का राइट नहीं होता। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं। प्राइवेट कंपनी को अपने वर्ड के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना कंपलसरी होता है, इससे पब्लिक को पता चल सके ये प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है। जनरली पब्लिक का ज्यादा ट्रस्ट पब्लिक कंपनी को लेकर रहता है। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम 51% शेयर किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। पब्लिक जनरली उसमें क्या करती है? ट्रस्ट करती है और उसमें इन्वेस्ट करना पसंद करती है। कंपनी को लेकर अगर मैं मेंबर्स की बात करूं स्टूडेंट, तो मिनिमम मेंबर्स कितने रखे गए हैं? 7। मैक्सिमम मेंबर्स के यहां पर कोई भी लिमिट नहीं होती। 1 पर्सन कंपनी। सर ये 1 पर्सन कंपनी किसको एक्सटेंड करने के लिए बनाई गई है? प्राइवेट कंपनी को। 1 पर्सन कंपनी कौन सी कंपनी होती है? ये वो कंपनी होती है जिसको एक सिंगल नेचुरल पर्सन के थ्रू भी स्टार्ट किया जा सकता है। इट मींस एक सिंगल नेचुरल पर्सन जो इंडिया का सिटीजन और इंडिया का रेजिडेंट है। सिटीजन और रेजिडेंट क्या होता है? सिटीजन वो पर्सन होता है जो किसी कंट्री की बाउंड्री लाइन के अंदर जन्म लेता है, और रेजिडेंट वो पर्सन होता है जो किसी कंट्री की बेसिक फॉर्मेलिटीज को पूरा कर देता है। अगर कोई भी पर्सन जो इंडिया में प्रीवियस ईयर में 182 डेज, इट मीन 6 मंथ गुजार जाता है, तो उसे राइट होता है 1 पर्सन कंपनी को स्टार्टअप करने का। 1 पर्सन कंपनी को स्टार्टअप करने के लिए याद रखिएगा कुछ कंडीशंस होती हैं। जो यहां पर टोटल कैपिटल की रिस्ट्रिक्शंस होती है वो आपकी 50 लाख तक की रखी गई है। आपका 3 सालों का टोटल टर्नओवर है वो 2 करोड़ को क्रॉस नहीं करना चाहिए। अगर वो 2 करोड़ को क्रॉस कर जाएगा तो वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्राइवेट कंपनी में। ठीक है। और 1 पर्सन कंपनी के रिगार्डिंग एक और कंडीशन लगाई गई है कि एक नेचुरल पर्सन एक टाइम पीरियड में लाइफ टाइम तक एक सिंगल ओपीसी का निर्माण कर सकता है, इससे ज्यादा का नहीं कर सकता। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कुछ डिफरेंसेस को लेके प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। कुछ बता भी दिए, एक दो और पढ़ते हैं। मिनिमम कितने मेंबर्स रखे गए हैं प्राइवेट कंपनी में स्टूडेंट्स? 2 और मैक्सिमम 200। पब्लिक कंपनी के केस में मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं? 7 और मैक्सिमम मेंबर्स की यहां पर कोई भी लिमिट नहीं होती। अब मैंने आपको बताया था प्राइवेट कंपनी को अगर मनी की रिक्वायरमेंट है या तो अपने रिलेटिव्स को बुलाइए या अपने बैंक से लोन लीजिए। यहां पर आप कभी भी शेयर्स को इश्यू नहीं कर सकते। इट मींस कैन नॉट इनवाइट द पब्लिक, बट पब्लिक कंपनी तो बनी ही इनविटेशन के लिए है तो वो इनवाइट कर सकती है। अब इसने बोला जब आप शेयर इश्यू ही नहीं कर सकते तो उन्हें ट्रांसफर कैसे करेंगे? कॉमन सेंस है, तो वो बोलता है रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। ये क्या करते हैं? शेयर्स की ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शंस। वहां पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती क्योंकि पब्लिक को इनवाइट किया जाता है। प्रिपरेशन, ये क्या बनाते हैं? आर्टिकल्स, जो आपने पढ़े होंगे +1 कॉमर्स में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। वो कौन बनाता है? प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी को आर्टिकल्स को मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कोई भी बेसिक कंडीशंस को फॉलो करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट मींस इसके लिए आर्टिकल मेंटेन करना मैंडेटरी नहीं है।
ये क्या करती है, एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स को लेकर चलती है प्राइवेट कंपनी। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने डायरेक्टर्स रखे गए हैं स्टूडेंट, 3 डायरेक्टर्स रखे गए हैं। प्राइवेट कंपनी हमेशा अपने आगे कौन सा वर्ड लेके चलेगी, प्राइवेट लिमिटेड। और इसके अपोजिट पब्लिक कंपनी क्या वर्ड यूज करते हैं, लिमिटेड वर्ड, जिससे इन दोनों कंपनीज के बिटवीन हम बेसिक डिफरेंशिएशन दिखा सके, शो कर सके। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कंपनी क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके टाइप्स और डिफरेंसेस। आई होप सो आज की इस वीडियो से आपको अच्छे से सब कंपनी के रिगार्डिंग क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं शेयर्स के रिगार्डिंग एंड टाइप्स ऑफ शेयर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।